सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ खुदा शाह। मैं हूँ ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने मिसाक जमहूरियत के 12 अहम निकात की मंजूरी दे दी। मिसाक जमहूरियत के अहम निकात कौन से हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PDM ने 12 नुकाती मिसाक पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। मिसाक पाकिस्तान के तहत अपोजिशन जमातें वफाकी, इस्लामी, जमहूरी, पार्लिमानी आईन पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी यकीनी बनाएगी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, सियासत से एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा भी मिसाक पाकिस्तान के नुकात में शामिल। आज़ाद अदलिया का क़याम, आज़ादाना, गैर जनबदाराना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और इनकाद पर भी अपोजिशन जमातों ने इत्तफाक किया है। अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक और सूबों के हकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ भी नुकात में शामिल। मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम, इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी का दिफा के लिए भी अपोजिशन जमातों ने इत्तफाक किया है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी मिसाक पाकिस्तान में शामिल है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान, आइन की इस्लामी शिकों का तहफ़्फ़ुज़ और इन पर अमल दरामद का अहद भी मिसाक पाकिस्तान का हिस्सा है। PDM ने जलसों पर पाबंदी और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे, अवाम को उनका जमहूरी हक दिलाकर ही दम देंगे। हुकूमत के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। मरीम नवाज़ ने गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर बिलावल भुट्टो की तारीफ की है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि बिलावल से फ़ोन पर मुख्तसर बात हुई, वो धांधली पर जो आवाज़ उठा रहे हैं ये अच्छी बात है। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सबसे मिलकर धांधली की, लेकिन पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। ये हुकूमती जमात की तारीखी शिकस्त है। मरीम नवाज़ ने सब जमातों से लोटों को खैर बात कहने का मुतालबा कर दिया। मुख्तसर सी बातचीत हुई है उनके साथ और मैंने उनको कहा कि आप जिस तरह से वहाँ पर धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और ये जॉइंटली PDM के फोरम से भी हमको उठानी चाहिए। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रिज़ल्ट था वो पहले से बहुत लोगों को मालूम था। वो व्हाट्सएप जर्नलिस्ट के थ्रू इलेक्शन से चंद घंटे पहले और 48 घंटे पहले सबको मौसूल भी हो गया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर जाकर अवामी ताकत का मुजाहरा करना, उनको एक्सपोज करना, धांधली करने वालों को जिसके लिए की जा रही है, उस जमात का ना कभी वहाँ पर वजूद था और ना अब है। और अब आप ये देखें कि हमेशा कहा जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है गिलगित बल्तिस्तान उसके लिए वोट करता है। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है, मेरी कम अज़ कम मेरी याददाश्त में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी उनको इतनी सीट्स मिल गई, मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी 16 सीट्स मिल गई, इनको तो सादा अक्सरियत भी ना मिली। तो ये इनकी तारीखी नाकामी है जिस पर इनको शर्म से मुंह छुपा ले। पीपल्स पार्टी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़े इज्तिमात पर वफाकी हुकूमत की पाबंदी को ना मानने का ऐलान कर दिया। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत चाहती है पाबंदी की आड़ में PDM के जलसों को रोका जाए। पेशावर और मुल्तान में जलसे होंगे। इसी हवाले से आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़े इज्तिमात पर पाबंदी नामंजूर। पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह और सूबाई वजीर शैला रजा ने बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या हुकूमत के जो गैदरिंग्स हैं उनमें कोरोना नहीं होता? क्या सिर्फ अपोजिशन के, क्योंकि इस वक्त 2 बहुत अहम इजलास आ रहे हैं, एक पेशावर में 22 तारीख को हो रहा है और एक 30 तारीख को मुल्तान में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अहम दिन है, यौम तासीस का दिन है, भरपूर तैयारियां हैं। इसलिए हुक्मरानों को ये पता हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PDM की सारी जमातें हैं, हम बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं, पूरे SOPs फॉलो होंगे, लेकिन ये सियासी इज्तिमा ज़रूर होंगे। PP रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में धांधली का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। हम इंशाल्लाह ये सारी पिटिशन्स करेंगे, जैसे चेयरमैन ने कहा एक एक सीट पर हम पिटिशन करेंगे और ये जो वज़रा की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी पिटिशन्स करेंगे। हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ میں جواب دینا چاہتی ہوں شفقت محمود صاحب کو، جنہوں نے یہ کہا چیئرمین کی بات پہ کہ آپ کا سی ایم کون ہے، کہ ہم کسی کو بھی سی ایم بنا لیں گے، ہمارا مسئلہ ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کسی ہے نا، اس نے پہلے پنجاب کو مار دیا، وہاں وسیم اکرم پلس ہے. جب آپ اتنے بڑے صوبے میں وسیم اکرم پلس دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ وسیم اکرم پلس 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 ہوگا. وزیر اعظم نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں الیکشن میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ جو ہارنے والا بھی ہو وہ بھی شکست تسلیم کرے. صاف شفاف الیکشن کی مہم ہم نے چلائی. 2013 کے الیکشن کے بعد 4 حلقے کھولنے کے لیے ہر جگہ آواز اٹھائی. معاملہ سپریم کورٹ بھی لے کر گئے. ڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا بھی دیا. ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا، میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے. ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے، اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا. 2013 میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں یا دھاندلی ہوئی، اور ان میں سے ہم نے کہا، تحریک انصاف نے، کہ صرف 4 حلقوں کو کھول دیں. اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں گیا، الیکشن کمیشن کے پاس گیا. ہم نے وہ 4 حلقے الیکشن ٹرائیبیونلز میں لے کے گئے، جدھر قانون یہ تھا کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا. ہم سپریم کورٹ میں گئے. سارے لیگل فورمز جو ہمارے پاس تھے، سب دروازوں کے اوپر ہم نے دستخط دی، اور 1 سال تک ہم یہ کرتے رہے. جب 1 سال تک 4 حلقے نہیں گورنمنٹ تیار ہوئی کھولنے کے لیے، تو تب ہم نے پھر پروٹیسٹ شروع کی، اور 126 دن ہم نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا. وہ صرف اور صرف اس لیے دیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو. یہ صاف اور الیکشن کی کیمپین میں چلائی تھی. پنجاب حکومت نے اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے نون لیگ کی پنجاب حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ہدایت پر پنجاب حکومت نے سابق دور حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور اخراجات سے متعلق رپورٹ مرتب کر دی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رامے، گزشتہ دور حکومت کے جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائی جائے گی، موجودہ دور حکومت کی نہیں؟ جی بالکل، یہ وزیر اعظم پاکستان نے ہی ہدایت جاری کی تھی، اور ڈاکٹر سلمان شاہ کو باقاعدہ اس حوالے سے ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ایک رپورٹ مرتب کریں کہ سابق دور حکومت میں ڈیولپمنٹ کے دور میں نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ کتنا خرچ کیا جاتا رہا. اب اس میں کیونکہ گزشتہ 1 سال سے اس پر تمام صوبائی محکموں سے رپورٹس بھی مرتب کی جا رہی تھیں، اور اب یہ رپورٹ جو ہے مکمل طور پر تیار کر لی گئی ہے. لیکن اب اس پر ذرائع نے بتایا کہ آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے. اور اس رپورٹ میں خاص طور پر ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبہ جات تھے سابق دور حکومت میں کن اضلاع کو ترجیح دی جاتی تھی. اس میں لاہور بھی سر فہرست ہے، جبکہ ساؤتھ پنجاب کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. اس رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا. اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی ٹیکس ریونیو جو ذرائع آمدن ہے ان کے محصولات کا جو ہدف ہے وہ سابق دور حکومت میں کتنا تھا اور موجودہ دور حکومت میں کتنا ہے. تو اس حوالے سے 2019-20 اور 2018-19 جو کہ موجودہ حکومت کے مالی سال ہے، اور ان کو کمپیریزن کیا جائے گا پچھلے دور حکومت کے مالی سالوں سے. اور اس میں جو بجٹ کی الوکیشن کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ ایلوکیٹ کتنا کیا جاتا تھا اور ایکسپینڈیچر کتنے کیے جاتے تھے. اور اس میں جتنے بھی ان کے سابق دور حکومت میں لگی ایم پی اے ایم این ایز تھے، ان کے حلقوں میں کتنا بجٹ خرچ کیا گیا اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی تیار کی گئی. اور اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ 90 شاہراہ میں باقاعدہ طور پر یہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس میں تمام تر رپورٹس جو ہیں وہ سبمٹ کی گئی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہیں، اور جلد ان کو پبلک کے سامنے لایا جائے گا. ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعظم نے کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کرانے کی منظوری دے دی. وزارت صحت نے 1 کروڑ شہریوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کی تجویز دے دی. ویکسین بکنگ کے لیے $10 کروڑ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا تھا کہ پہلے فیز میں ہیلتھ ورکرز اور ضعیف شہریوں کے لیے ویکسین بکنگ کی تجویز دے دی گئی ہے. ایڈوانس بکنگ کے لیے 2 ویکسین ساز اداروں سے رابطے بھی ہو چکے ہیں. وزیر اعظم نے کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کرانے کی منظوری دے دی ہے، اور وزارت صحت نے 1 کروڑ شہریوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کی تجویز بھی دے دی ہے.
सिंध हुकूमत ने रवां साल सर्दियों की छुट्टियां ना करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी 23 नवंबर को NCOC के इजलास में सूबाई हुकूमत के फैसले से आगाह करेंगे। सईद गनी का कहना है कि कोरोना के बायस तालीमी इदारों में पहले ही बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, मज़ीद छुट्टियां नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत की जानिब से रवां साल सर्दियों की छुट्टियां ना देने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी 23 नवंबर को NCOC के इजलास में सूबाई हुकूमत के फैसले से आगाह भी करेंगे। उधर सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक कर ली गई। वेबसाइट के फ्रंट पेज पर हुकूमत को वार्निंग मैसेज जारी किया गया है कि स्कूलों को फौरी बंद करो, तलबा की ज़िंदगियां मजाक नहीं। हैकर्स ने वेबसाइट पर लिखा है कि स्कूलों को फौरी तौर पर बंद किया जाए, तलबा मुल्क का असल असासा हैं, उनकी ज़िंदगियां बचाई जाएँ। सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक कर ली गई है। वेबसाइट के फ्रंट पेज पर हुकूमत को वार्निंग मैसेज जारी किया गया है कि स्कूलों को फौरी तौर पर बंद किया जाए, तलबा की ज़िंदगियां मजाक नहीं। कोरोना फैलने लगा। आज़ाद कश्मीर में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। लॉकडाउन 21 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि शादी की तकरीबात, इज्तिमात और जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी। करियाना, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, सब्जी, फ्रूट, मीट और मिल्क शॉप्स और तंदूर खुले रहेंगे। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलने वाली दुकानों को SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा। कोरोना के खौफ के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। ज़राए के मुताबिक अमारात इमिग्रेशन ने पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा और एंट्री परमिट देना बंद कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद, बताएगा क्या फ़ैसला अमारात इमिग्रेशन की जानिब से सामने आया है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी है वो लगा दी है और ज़राए के मुताबिक दुबई इमिग्रेशन ने विजिट वीज़ा और एंट्री परमिट देना है वो बंद कर दिया है और इस हवाले से तमाम मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइंस को कहा है वो भी कर दिया है। जबकि दुबई हुकूमत ने विजिट वीज़ा पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त है वो जारी कर दी है। फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम और अफगानिस्तान है वो शामिल है। जबकि पाबंदी के बाद पाकिस्तानी नेशनल को दुबई के लिए नए वीज़ों का इजरा है वो नहीं हो सकेगा और ज़राए का ये भी कहना है कि पाबंदी का इतलाक है वो गैर महीना मुद्दत तक है वो जारी रहेगा और इस हवाले से पाकिस्तानी समेत दुनिया की तमाम एयरलाइंस को आगाह है वो कर दिया जाए। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शायकीन क्रिकेट PSL का फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम तो ना जा सके, लेकिन उन्होंने पोर्ट ग्रैंड में बड़ी स्क्रीन पर मैच को खूब एंजॉय किया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मानिया, बताइएगा शायकीन में जोशो जज्बा कैसा है मैच को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हूँ जहाँ मैच शुरू हुआ। शायकीन क्रिकेट अपनी नशिस्तें संभाल के बैठ गए तो कराची वालों ने दिल थामे हुए हैं कि आज कौन जीतेगा, क्योंकि कराची और लाहौर जो है मद्दे मुकाबिल है। इस वक्त हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमरा पोर्ट ग्रैंड में आए हुए हैं। यहाँ पे एक फैमिली भी है, उनको से मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई क्या एक्साइटमेंट है मैच की, कितने एक्साइटेड हैं, कैसा लग रहा है, किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही हूँ। हैरूँ तो मैं कराची की, लेकिन बस लाहौर पसंद है, जाते भी रहते हैं तो बस इसीलिए। लाहौर पसंद है, लाहौर जाते भी रहते हैं तो लाहौर का सपोर्ट भी करें। तो यहाँ पे देखने में कराची किंग्स के सपोर्टर हैं आप या लाहौर के सपोर्टर हैं? ये क्रिकेट के शौकीन कितने हैं आप? मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ क्रिकेट का और PSL का, और पहले भी मैचेस देखे थे और अभी भी देख रहा हूँ। फाइनल देखने आया हूँ यहाँ पोर्ट ग्रैंड में, एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ। और क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो वैसे तो दोनों टीमें ही अपनी हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कराची जीते। मैं कराची। जी बिल्कुल, कोई लाहौर को सपोर्ट करे, कोई कराची को सपोर्ट करे, लेकिन इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। SOPs का ख्याल करते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया गया है। 300 के करीब यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जहाँ कोई आउट होता है या कोई सिक्सर लगता है, ढोल की ताप पे यहाँ पे रक्स होता भी दिखाई देता है। तो शायकीन क्रिकेट का जोश जो है वो बहुत हाई होता जा रहा है। अब देखना ये है कि जीतता कौन है। शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 3 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और शुगर केन डेवलपमेंट फीस की भी मंजूरी दे दी। बर वक्त अदायगियाँ ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना ने महकमा खुराक को पास्को से 63,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने के मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। नाबीना अफराद को मुलाजमतों के लिए उम्र में 15 साल की रियायत भी दी गई है।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 3 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख का कहना है कि मईशत के हवाले से हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। माजी की हुकूमत के कर्ज़ों की मद में 5000 अरब रुपए देने पड़े। गुज़िश्ता 4 माह से पाकिस्तान के कर्ज़ों में कोई इजाफा नहीं हुआ। हफीज़ शेख का कहना था कि हमारी मईशत ऊपर जा रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। FPR ने 1340 अरब रुपए जमा किए। इकॉनमी के अंदर दूसरे कौन से अच्छे चीज़ें हो रही हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इकॉनमी में पिकअप है। LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो ग्रोथ है उसमें तकरीबन 5% इजाफा है इस साल, और ये बहुत अरसे के बाद इजाफा हो रहा है। जो बहुत बड़ा पाकिस्तान को ख़तरा था कि तारीख़ी सतह पे हम मकरूज़ हो चुके थे, और इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को 5000 अरब रुपए देने पड़े माजी के जो कर्जे लिए गए थे उनकी सूद पर। ये जो 4 महीने गुजरे हैं, जून 30 से लेकर अक्टूबर 30 तक, पाकिस्तान के जो कर्जों की तादाद है उसमें 0 का इजाफा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने 4 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराने और टैक्सेस और ड्यूटीज़ में छूट देने की सिफारिश कर दी है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर का कहना है कि ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत 6 नए कारसाज इदारों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत और पैदावार का इजलास साजिद तूरी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को 5 साला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021-26 पर ब्रीफिंग दी गई। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के हुकाम ने कमेटी को बताया कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें तैयार करने के पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। 1800 सीसी तक की कारों पर 50% कस्टम ड्यूटी की छूट दी जाएगी। 1800 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 25% कस्टम ड्यूटी की छूट होगी। इलेक्ट्रिक कारों के पार्ट्स पर 1% कस्टम ड्यूटी आयद होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस और सालाना तजदीद की फीस माफ होगी। इम्पोर्टेड पर 50% कस्टम ड्यूटी पर भी छूट मुमकिन है। वजीर सनत हम्माद अज़हर ने कहा कि पॉलिसी पर अभी काम जारी है और 2 हफ्तों तक पॉलिसी ले आएंगे। ग्रीन फील्ड के तहत $476 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। पॉलिसी के तहत मकामी कार मैन्युफैक्चरर्स की पैदावारी सलाहियत को 2,80,000 यूनिट से बढ़ाकर 4,18,000 कर दिया जाएगा। कमेटी ने पाकिस्तान मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत को JS बैंक को कानूनी तरीकेकार पर अमल दरामद किए बगैर किराए पर देने पर तहफुजात का इजहार किया। कमेटी अरकान ने मुल्क में गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों और गिफ्ट स्कीम के गलत इस्तेमाल पर भी तहफुजात का इजहार किया। 10 साल बाद मुल्क में 75% कुदरती गैस खत्म हो जाएगी। वजारती मनसूबाबंदी ने बड़े गैस बहरान का बिगल बजा दिया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, क्या कहा गया है वजारती मनसूबाबंदी की जानिब से? देखें, ये एक बड़ी जो है वो एक अफसोसनाक खबर है कि जो 10 साल आइंदा आने वाले हैं उसके बाद जो कुदरती गैस है उसका 75% जो है वो खत्म हो जाएगा और कुदरती गैस जो है वो सिर्फ 25% यानी 25% तक रह जाएगी। वजारत मनसूबाबंदी ने बड़े गैस बहरान के हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया, और जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें बाकायदा तौर पर ये इंकशाफ भी किया गया है कि मकामी ज़खायर खत्म हो रहे हैं और दरामदी LNG पर जो है वो बिल्कुल महदूद है। और गैस की तलब पूरी करने के लिए LPG पर इन्हिसार बढ़ाना होगा, ये रिपोर्ट में कहा गया। और मकामी वो दरामदी LPG दोनों पर टैक्स कम किए जाएंगे, ये सिफारिश भी इसमें की गई है बाकायदा तौर पर। और कहा गया है कि मकामी LPG को पैदावार को बतौर मुतबादल फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस पर ज्यादा जोर दिया गया LPG पर, क्योंकि कुदरती मसाइल जो है गैस के वो खत्म होने को है और आइंदा 10 साल तक जो है वो ये महदूद होकर 25% तक रह जाएंगे और तकरीबन 75% तक जो है वो खत्म हो जाएंगे। जी ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कश्मीर में बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले ASI मोहम्मद बख्श बड़ो के लिए कराची के शहरियों की जानिब से 13,20,000 की रकम बतौर इनाम दी गई, जबकि अहले खाना के लिए तहाइफ भी दिए गए। इसी हवाले से बताएंगे समर अब्बास। जी समर।
देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG वेस्ट ऑफिस में। यहाँ पे ASI मोहम्मद बख्श के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची के जो समाजी और सियासी शख्सियात भी यहाँ शरीक हुई, कराची के शहरी यहाँ आए, उन्होंने इनामात से नवाजा। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त DIG वेस्ट और SSP सेंट्रल भी मौजूद हैं। ASI मोहम्मद बख्श को 13 लाख से ज़ायद कराची के शहरियों ने इनामात दिए हैं। जो नकद रकम दी है वो इनके हवाले की गई है। मज़ीद हम जानते हैं। DIG साहब, ये बताइएगा कितनी रकम दी और किन लोगों ने दी है ये? देखिए, ये मैंने जैसे पहले बताया कि कराची के सिटीजन्स ने, कराची के शहरियों ने, जो रिहायशी लोग हैं, जो जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के रिहायशी लोग हैं, इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं पूरे कराची से, 13,20,000 रुपये नगद कैश है। इसके साथ एक मोटरसाइकिल है और इसके साथ जो गिफ्ट हैं बहुत सारे, वो जो गिफ्ट भी हैं, डबल बेड भी है। शुक्रिया मोहम्मद बख्श, आपको कराची के शहरियों की जानिब से तोहफ़े दिए गए हैं, क्या पैगाम देंगे शहरियों को? मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे शहर के जो कराची की आवाम है, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ और अपने ऑफिसरों का भी, DIG जोन साहब का भी। शुक्रिया। ये थे मोहम्मद बख्श। इनका कहना है कि ये कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन्हें तोहफे दिए और इनकी इज्जत। शुक्रिया आपका। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने बलीली में कार्रवाई करते हुए गैस टैंकर से 30,000 लीटर डीजल बरामद कर लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से बलीली में ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान गैस टैंकर से 30,000 लीटर डीजल बरामद कर लिया गया है, जबकि टैंकर और ड्राइवर को तहवील में लेकर मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने बलीली में कार्रवाई करते हुए गैस टैंकर से 30,000 लीटर डीजल बरामद कर लिया है और टैंकर को और इसके ड्राइवर को तहवील में लेकर इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। भारतीय प्राइवेट तैयारे के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। फ़्लाइट GOW 6658 रियाद से दिल्ली जा रही थी। ज़राए के मुताबिक परवाज़ में भारतीय मुसाफिर मोहम्मद नौशाद की अचानक तबीयत ख़राब हुई, जो बाद में चल बसे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सईद अहमद, बताएगा क्या बताया गया सिविल एविएशन की जानिब से? ज़राए के मुताबिक भारतीय प्राइवेट तैयारे की जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग है वो हुई है। फ़्लाइट GOW 6658 जो है वो रियाद से दिल्ली है वो जा रही थी कि परवाज़ में भारतीय मुसाफिर मोहम्मद नौशाद की जो तबीयत है वो अचानक ख़राब हुई और ज़राए का ये कहना है कि मोहम्मद नौशाद को तिब्बी इमदाद के लिए जना एयरपोर्ट पर है वो डॉक्टर को तलब किया गया और एयरपोर्ट ने मोहम्मद नौशाद की मौत की तस्दीक है और वो भी करती है। और ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर के मुताबिक मुसाफिर की मौत जो है वो हरकत कलब बंद होने से बायस है वो हुई है। इस वाले से जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अमले की तरफ से भारतीय तैयारी को तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की गई थी और हंगामी लैंडिंग की इजाज़त है वो तलब की गई थी पायलट की तरफ से, जिसके ऊपर फौरी तौर पर ATC की तरफ से भारतीय प्राइवेट तैयारे को है वो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। और जैसे ही तैयारा लैंड किया तो उसके फ़ौरन बाद जो मेडिकल की तिब्बी टीमें थी वो जहाज़ के करीब पहुंची और तिब्बी इमदाद के बाद जो मोहम्मद नौशाद की मौत की तस्दीक है वो कर दी गई है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुलकारा सनम मारवी का बच्चों के लिए अपने साबिका शौहर के साथ मुआहदा तय पा गया। बच्चे 4 रोज़ माँ और 3 रोज़ वालिद के हमला रहेंगे। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मारूफ गुलकारा सनम मारवी जिनका कुछ अर्सा कबल जो अपने शौहर हामिद बहलूल से जो है वो झगड़ा हो गया था और उसके बाद उन्होंने खुला ले ली थी, जबकि अब उनका अपने जो 2 बेटे हैं उनकी हवालगी के हवाले से जो है वो बाकायदा मुआहदा तय पा गया है और उस मुआहदे के मुताबिक जो है बच्चे 4 रोज वालिदा के पास और 3 रोज जो है वो वालिद के पास रहेंगे। सनम मारवी ने इस हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी तमाम तफसीलात लिखी और उनका ये लिखना था कि बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए ये मुआहदा किया गया है। जैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस बुलेटिन से इतना ही, हमारे साथ रहिए।